हेलो गाइस, आपका वेलकम है इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है जाहिद रशीद। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हेमेटोपोइसिस के बारे में। तो हेमेटोपोइसिस में जितने भी पॉइंट आएंगे वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं सारे क्लियर करूंगा इस वीडियो में हेमेटोपोइसिस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में हमने देखना है, ब्लड में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास सेल्यूलर कंपोनेंट और दूसरा होता है प्लाज्मा। ये दो कंपोनेंट ब्लड में होते हैं। अब सेल्यूलर कंपोनेंट में क्या क्या आता है? सेल्यूलर कंपोनेंट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं किसमें? सेल्यूलर कंपोनेंट में। अब ये जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स है, इनकी फॉर्मेशन जो है उसको हम बोलते हैं क्या? हेमेटोपोइसिस बोलते हैं हम किनकी फॉर्मेशन को? यानी कि जो भी सेल्यूलर कंपोनेंट है किसमें? ब्लड में, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट हो। तो ये जो जनरल टर्म इनके लिए यूज की जाती है कि इनकी फॉर्मेशन को, उसको बोलते हैं हम हेमेटोपोइसिस। अब हम पहले देखेंगे आज की वीडियो में आरबीसी के बारे में कि आरबीसी कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे हम डब्ल्यूबीसी पे, फिर प्लेटलेट्स पे, फिर इनके डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे कि अगर इनकी कमी हो जाएगी, इनकी कमी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाए, उनकी वजह से हमारे पास कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो एरिथ्रोपोइसिस के बारे में आपको मैं सारा बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो मैं आपको बोलूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे एरिथ्रोपोइसिस। अब क्यों मैंने सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस पढ़ाया, ये आपने देखना है। हेमेटोपोइसिस में सबसे पहले जो सेल बनती है, मतलब कि जो सेलुलर कंपोनेंट है ब्लड का, उसमें जो पहली सेल बनती है वो बनती है कौन सी? आरबीसी। उसके बाद डब्ल्यूबीसी बनता है, उसके बाद प्लेटलेट्स बनते हैं। तो जो फर्स्ट सेल है वो कौन सी बनती है? आरबीसी। ये आपने याद रखना है कि सबसे पहला सेलुलर कंपोनेंट जो बनता है ब्लड में वो कौन सा है? आरबीसी। अब हमने देखना है कि डिफरेंट स्टेज, सपोज एक बच्चा बन रहा है, एम्ब्रियो में बन रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके बाद उसकी बर्थ होगी। तो हमने देखना है कि एम्ब्रियो के दौरान ये आरबीसी कहाँ बनते हैं, फिर बर्थ के दौरान ये कहाँ बनते हैं, तो ये हमने देखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होगा तो तब ये आरबीसी कहाँ बनेंगे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखेंगे कि जो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है वो क्या है। सबसे पहले जो है ये बनता है कहाँ पे? यॉर्क सैक में। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये बनता है कहाँ पे? यॉर्क सैक में। तो यॉर्क सैक में सबसे पहले बनता है अप टू 3 मंथ्स। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले जो हमारे पास आरबीसी बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो बनते हैं कहाँ पे? यॉर्क सैक में बनते हैं। कितने मंथों के लिए? 3 मंथों के लिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बनते हैं लिवर में। लिवर में बनते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। पहले यॉर्क सैक में बनते हैं, फिर लिवर में बनते हैं। उसके बाद कहाँ बनते हैं? ये सुप्लीन में बनते हैं। फ्रॉम 1 मंथ टू, मतलब कि पहले मंथ से लेकर बर्थ तक कहाँ बनते हैं? ये सुप्लीन में बनते हैं। उसके बाद हमने देखना है, ये तो रहा एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जब बच्चा पैदा होगा, बर्थ होगी, तो उसके बाद ये कहाँ बनेंगे? उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट साइट रखनी है याद, वो है बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है? जो एडल्ट से या आफ्टर बर्थ कहाँ पे फॉर्मेशन होती है आरबीसी की? बोन मैरो में बर्थ होती है। ये आपने याद रखनी है। स्टेजेस पहले कहाँ बनते हैं? यॉर्क सैक में, फिर लिवर, फिर सुप्लीन, फिर बोन मैरो। अब जो मेन कंपोनेंट है हमारा वो कौन है? बोन मैरो के बारे में हमने देखना है कि बोन मैरो में आरबीसी है, ये कैसे फॉर्म होती है। तो ये स्टेजेस आपको मैंने बता दिए। अब हम जाएंगे किस पे? कि बोन मैरो में कैसे बनते हैं ये सेल्स। अब जाएंगे हम किस पे? बोन। तो ये स्टेजेस आपने चारों याद रखनी है कि यॉर्क सैक में पहले बनता है, फिर लिवर, फिर सुप्लीन और फिर कहाँ जाता है? आरबीसी में, फिर बोन मैरो में आरबीसी फॉर्मेशन होती है। तो ये आपको मैंने बोला कि आरबीसी फॉर्मेशन को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। सबसे पहली सेल कौन बनती है? आरबीसी। अब हम देखेंगे कि बोन मैरो के बारे में, कि बोन मैरो में ये कैसे। शॉर्ट में लिख रहा हूं बोन मैरो, बीएम समझ जाना। तो बोन मैरो में क्या होता है? सबसे पहले जो है इमेच्योर सेल से बनती है, मतलब जो भी होगी एक स्टेम सेल होता है, मतलब जहां से भी किसी सेल का ऑरिजिनेट होता है। तो वो कौन सी सेल है? उसको बोलते हैं हम
प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, PPSC, यानी कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्या होती है? स्टेम सेल होती है, यानी कि जहां से ऑरिजिन होता है इन सेल्स का, जितने भी WBCs है, RBCs है, उनका ऑरिजिन कहां से होता है? प्लूरिपोटेंट सेल्स, किसमें? बोन मैरो में। अब यहां से दो सेल हमारे पास बनती है, एक होता है कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल्स, और दूसरा होता है कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर सेल्स। ये दो सेल्स है हमारे पास जो किससे बनती है? प्रीमेचुर सेल्स। ये मैं आपको जनरल व्यू दे रहा हूं कि कैसे बोन मैरो में ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो नाम में लिम्फोसाइट है, तो मतलब क्या यहाँ से क्या बनेंगे? लिम्फोसाइट बनेंगे। तो एक है क्या हमारे पास? T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट हमारे पास। ये आगे जब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइटोस में, जब ल्यूकोसाइट बनेंगे तो वहां पे T और B ये सारे हम देखें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं क्या? एरिथ्रोपोइसिस। ये तो पहले मैं जनरल व्यू आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे बोन मैरो में कैसे प्रोसेस कंटिन्यू होती है। और एक सेल बनती है जिसको बोलते हैं हम नेचुरल किलर सेल। देखो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि T, B लिम्फोसाइट और नेचुरल ये कहां से बनते हैं? किस सेल से बनते हैं? ये बनते हैं कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल्स। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर सेल। अब जितने भी पहले मैंने सेलुलर कंपोनेंट बोले थे, कौन से? RBC, WBC और प्लेटलेट्स, वो कहां से बनेंगे? प्लेटलेट्स का दूसरा जो और एक नाम है मेगाकैरियोसाइटस। ये हमने याद रखना है कि ये जो कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर सेल्स है, यहाँ से बनेंगे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब आपने ये देख लिया, तो इसमें जो हमारा मेन फोकस अभी रहेगा वो किस पे रहेगा कि RBC कैसे बनती है। तो अब हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ RBC का डेवलपमेंट जो है बोन मैरो में कैसे होता है, वो हम देखेंगे अभी आगे जाके। तो ये रहा हमारा जनरल व्यू था, जनरल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? कि बोन मैरो में कैसे सेल्स की। तो ये हमने देख लिया कि जो बोन मैरो को जनरल जो प्रोसेस था वो आपको मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे किसकी? स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस जो है, जो फॉर्मेशन ऑफ RBC है, वो कैसे होती है, मतलब कैसे बोन मैरो में जो स्टेम सेल है उससे जाके कैसे हमारे पास जो RBC है वो बनती है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला था कि जो स्टेम सेल है बोन मैरो में हमारे पास क्या होती है? स्टेम सेल प्रेजेंट होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, PPSC, जो आपको मैंने शॉर्ट में बोला था, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो ये बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। तो आगे जाके क्या होता है? अब आपको पता है कि किडनी, अगर आपने पढ़ा होगा, जो किडनी है वो एक हार्मोन रिलीज करती है और उस हार्मोन का नाम है EPO। अब आप सोच रहे होंगे कि ये EPO क्या है? इसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस में मदद करेगा हमें? नाम से ही इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइसिस। देखो पहले ये नाम से ही पता चल रहा है किस में मदद करेगा हमारे पे? RBC फॉर्मेशन में मदद करेगा। कौन? एरिथ्रोपोइटिन मदद करेगा। अब ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये किस पे एक्ट करता है? इन स्टेम सेल्स पे, इन स्टेम सेल्स पे ये एक्ट करता है। तो आगे जाके ये बनाता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट्स। इरिथ्रोब्लास्ट्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये इमैच्योर सेल है। अभी ब्लास्ट हम उसके लिए यूज करते हैं जो इमैच्योर सेल होती है, तो इसलिए मैंने इरिथ्रोब्लास्ट बोला। इरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद हमें आगे स्टेज देखना है कि आगे कहां से जाएगा ये। तो फिर उसके बाद जो आता है, ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है ये किस में कन्वर्ट होगा? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। अब ये ब्लास्ट के नाम से ही है क्योंकि ये सारे जो है ये इमैच्योर सेल है, ये इमैच्योर सेल। यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है स्टेम सेल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट ये पूछे कि आपको पता है कि RBC क्या होता है? उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन जो स्टेम सेल है ये होता है न्यूक्लिएटेड। क्या होता है? न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारे। अब हमें देखना है कि ये न्यूक्लियस कहाँ पे डिसअपियर होगा, वो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, स्टेम सेल जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। तो इस पे क्या एक्ट करा? इरिथ्रोपोइटिन एक्ट करा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट बने, फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बना। फिर उसके बाद क्या होता है? अगला स्टेज वो होता है नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं। अब नॉर्मोब्लास्ट में 3 स्टेजेस आपने याद रखनी है।
कि नॉर्मोब्लास्ट में 3 स्टेज होती है। जो पहला होता है हमारे पास वो होता है बेसोफिलिक। कौन सा स्टेज होता है? बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट होता है हमारे पास, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है हमारे पास पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। कौन सा होता है? पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। तो ये आपने दूसरा स्टेज इसका याद रखना है, पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट होता है दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज जो होता है वो होता है ऑर्थोक्रोमेटिक स्टेज। क्या होता है? ऑर्थोक्रोमेटिक स्टेज होता है। कौन सा? तीसरा स्टेज जो होता है ऑर्थोक्रोमेटिक, यानी कि स्टेम सेल के बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, फिर प्रोइथ्रोब्लास्ट, फिर उसके बाद क्या बना? नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट में आपने ये 3 चीजें याद रखनी। तो इससे आगे क्या बनता है हमारे पास? ये मैं इस साइड दिखाऊं क्योंकि जगह कम है। तो यहां से क्या बनता है? जो नेक्स्ट चीज है वो है रेटिक्यूलोसाइट्स। अब आपने याद रखना ये जो रेटिक्यूलोसाइट्स ये भी क्या होती है? इमेच्योर सेल होती है। रेटिक्यूलोसाइट्स से फिर जाके बनता है हमारे पास फाइनल में आरबीसी। अब आपने देखा कि रेटिक्यूलोसाइट्स ये जो है ये रेटिक्यूलोसाइट्स एक तो बोन मैरो में भी प्रेजेंट हो सकती है, कि जो रेटिक्यूलोसाइट्स है वो बोन मैरो में प्रेजेंट हो सकती है, पेरिफेरल ब्लड में भी ये प्रेजेंट हो सकती है, यानी जो हमारा ब्लड है उसमें भी प्रेजेंट हो सकती है। अब रेटिक्यूलोसाइट के बाद क्या बनता है? आरबीसी। ये इमेच्योर सेल है, ये क्या है? मैच्योर सेल है। तो इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं मैचुरेशन टाइम। सिंपल टर्म है मैचुरेशन टाइम। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि कितने दिन लगते हैं इसको मैच्योर होने में, यानी कि एक रेटिक्यूलोसाइट से एक मैच्योर आरबीसी कितने टाइम में बनता है, वो कितना टाइम आपने याद रखना है। 1 to 2 डेज में ये सब होता है। ये रहा यहाँ पे आरबीसी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही है आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब आपने देखा है कि वो हीमोग्लोबिन कहाँ पे अपेयर होता है, किस स्टेज में अपेयर होता है, वो आपने याद रखना है कि अगर हम स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग की वजह से वो किस स्टेज में अपेयर होता है? पॉलीक्रोमेटोफिलिक, मतलब कि आरबीसी हम लेंगे उसकी हम स्टेनिंग करेंगे तो इस स्टेज में हमारे पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन अपेयर होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन अपेयर होता है किसमें? जब हम स्टेनिंग करेंगे तब किसमें हमें दिख रहा है? पहले पॉलीक्रोमेटोफिलिक जो नॉर्मोब्लास्ट है इसमें हमें दिख रहा है कि पहले हीमोग्लोबिन अपेयर हुआ। लेकिन अगर हम देखेंगे ऑन द बेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, तब हमें कहां पे दिखेगा ये हीमोग्लोबिन, कि ये हीमोग्लोबिन कहां पे बन रहा है। तो ये हीमोग्लोबिन आपने यहाँ पे देखोगे आपके, अगर आप हीमोग्लोबिन डिटेक्ट होगा, लेकिन कब डिटेक्ट होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो प्रोएल्सोब्लास्ट में आपको हीमोग्लोबिन दिखेगा। लेकिन अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो पॉलीक्रोमेटोफिलिक ब्लास्ट में हीमोग्लोबिन अपेयर होगा। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन थे छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन स्टेनिंग पे किस स्टेज में अपेयर हुआ, तो वो उसका आंसर आपने देना है पॉलीक्रोमेटोफिलिक ब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। अगर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वो हुआ प्रोएल्सोब्लास्ट। तो ये आप देख रहे हो कि जनरल ओवरव्यू, ये आप देखो सभी, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ तो आप देखो ये स्टेज ऑफ एरिथ्रोपॉइट्स है। बोन मैरो में स्टेम सेल थी, उस पे एरिथ्रोपॉइट इनेक्ट हुआ, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बने एरिथ्रोब्लास्ट के, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बना, फिर नॉर्मोब्लास्ट बना, नॉर्मोब्लास्ट पे रेटिकुलोसाइट्स बने, रेटिकुलोसाइट्स पे आरबीसी बने। ये तो हुआ हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन के बाद हमें आता है कि न्यूक्लियस कहाँ पे रिमूव होता है, कि न्यूक्लियस तो आपने देखा, इसमें बोला मैंने आपको कि आरबीसी जो स्टेम सेल है उसमें न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जबकि एक मैच्योर जो आरबीसी है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है हमारे पास। तो ये किस स्टेज में होता है? ये आपने याद रखना है, ये किस स्टेज में होता है? ये होता है ऑर्थोक्रोमेटिक स्टेज में। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम आगे जो टॉपिक्स बचे हैं, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन और प्लेटलेट फॉर्मेशन और जो भी इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा।